नमस्कार साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लगातार आपके सामने डालता रहता हूं, ख़ासतौर पे अंग्रेज़ी भाषा से रिलेटेड। आज मैं कुछ जनरल नॉलेज की बातें आपको शेयर कर रहा हूं, उसके विषय में आपको बता रहा हूं। और वो बातें हैं मोस्टली जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन जनरली हम उसके विषय में जानते नहीं हैं। जैसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको मालूम है 30 हज़ारी कोड का नाम 30 हज़ारी क्यों पड़ा? शायद नहीं पता होगा ना। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसका अगर हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड अगर देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 1783 में एक सरदार साहब हुआ करते थे जिनका नाम बघेल सिंह धालीवाल था। इन्होंने 30,000 सिक्कों के साथ में दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया था, दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। उस समय दिल्ली में शाह आलम द्वितीय का शासन हुआ करता था। तो इन्होंने जिस स्थान के ऊपर आपका डेरा डाला आकर के, वो जगह आपकी कौन सी थी? 30 हज़ारी थी। और इसीलिए उस कोट का नाम आपका जो है 30 हज़ारी रखा गया। इसकी विशेषताएं साथियों ये हैं कि इसमें 400 से ज़्यादा कोर्ट रूम हैं। यानी एशिया के अंदर अगर हम डिस्ट्रिक्ट उसकी अदालतों की अगर बात करें तो पूरे एशिया के अंदर ये सबसे बड़ी अदालत है, हमारे भारत में स्थित है दिल्ली के अंदर, जो 30 हज़ारी है। तो बैकग्राउंड मैंने आपको क्या बताया कि 30,000 से ज़्यादा सिक्कों ने इकट्ठे होकर के, 30,000 सिक्कों की पूरी फौज थी, उसने इकट्ठे होकर के दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दी, जिसका नेतृत्व तो आपका सरदार बघेल सिंह धालीवाल के हाथ में था। उसके बाद इन्होंने जिस स्थान के ऊपर डेरा डाला उसको 30 हज़ारी बोला गया। उस समय शाह आलम द्वितीय यहाँ पर जो है शासन कर रहे थे। उसके बाद उनको बुलाया गया और इसी स्थान के ऊपर आकर के उन्होंने समझौता किया। किनके साथ में? जनरल सरदार बघेल सिंह के साथ में, बघेल सिंह धालीवाल के साथ में। यहाँ 400 से ज़्यादा कोर्ट रूम हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्रायल चलती हैं, कोर्ट का केस चलता है। और डेली 50,000 से ज़्यादा जो है केस यहाँ पर आते हैं। और 1958 में जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जिनका नाम एन भंडारी साहब हुआ करता था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और 1958 के अंदर इसको कोर्ट की शक्ल दे दी गई। ये तो बैकग्राउंड हो गया किसका? 30 हज़ारी का। अब आपने देखा होगा कि अदालत के अंदर जो जज साहब हैं वो हमेशा एक हथौड़ी अपने पास में रखते हैं। आपको मालूम है उस हथौड़ी को रखने के पीछे क्या कारण है, जिससे वो ऑर्डर करते हैं? आपने बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखा होगा। तो उसका साथियों एक कारण है, ऐसा माना जाता है कि जो हथौड़ी है वो एक ऐसा सिंबल है जो सुधार का प्रतीक है। यानी कोई भी जो मैसन्स होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जब वो किसी बिल्डिंग की चिनाई करते हैं या कोई कलाकार जब किसी मूर्ति को बनाता है तो उसमें हथौड़ी का इस्तेमाल करता है, हथौड़े का नहीं करता। जो छोटी हथौड़ी होती है ना, ठक ठक मारने वाली हथौड़ी, उसका इस्तेमाल करता है। तो ऐसा माना जाता है कि अदालत के अंदर हथौड़ी रखने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका ये है कि जो भी क्रिमिनल वहाँ पर जाता है उसके जीवन के अंदर हम सुधार का प्रयास करते हैं। तो हथौड़ी किसका जो है सिंबल हो गया? सुधार का। यानी व्यक्ति के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, उसे अच्छा कैसे किया जाए, इसलिए अदालत के अंदर वो हथौड़ी रखी जाती है। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत साथियों इंग्लैंड से हुई थी। किसी ज़माने में इंग्लैंड में जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के जो कामगार थे, जो मजदूर थे, उन्होंने स्लम बस्तियों में अपना डेरा डाल दिया। और आमतौर पर वहाँ पर किराएदार और मकान मालिक के बीच में हमेशा एक प्रकार का डिस्प्यूट रहता था। तो वो अदालतों के शरण में चले जाते थे और अदालतें मछली बाजार की तरह हो जाती थी। तो उनको शांत करने के लिए आमतौर पर उस समय इस प्रकार के हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी जगह हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते थे, उसके बजाय आपकी बेल लगाई जा सकती थी, कोई बहुत बड़ा जो है वहाँ पे घंटी ठोकी जा सकती थी, या कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं है। हथौड़ी रखने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि व्यक्ति के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके अंदर सुधार चाहिए, इसलिए उस हथौड़ी को अदालत में रखा जाता है। ठीक है। उससे अगला आपने देखा होगा कि जज जब भी किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है तो आमतौर पर जो कलम की निब है, जो पेन की निब है, उसको तोड़ दिया जाता है। आपको मालूम है क्यों तोड़ा जाता है उसे? नहीं। उसके पीछे कारण साथियों सबसे बड़ा ये है कि जिस आदमी को फांसी होती है उसका जीवन समाप्त होने वाला होता है, इसलिए भी उस पेन को तोड़ दिया जाता है, उस निब को तोड़ दिया जाता है। इसका पहला कारण है। और दूसरा कारण यह है कि जजेज भी कभी ये नहीं चाहते, जो जज साहब हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि यार दोबारा इस प्रकार का फैसला उनके हाथ से हो जब किसी व्यक्ति को जो है फांसी की सज़ा दी जाए। अर्थात वो भी कानून के दायरे में बंधे होते हैं और उस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसका फल उसको जो है देना पड़ता है। लेकिन जजेज भी कभी ये नहीं चाहते कि वो कलम दोबारा फिर किसी के फांसी के लिए इस्तेमाल हो, अर्थात वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दो सिंबल हो गए। पहला तो जिस व्यक्ति को
फांसी हो रही है, उसका जीवन समाप्त हो रहा है, इसलिए उस निब को तोड़ा जाता है। और दूसरा रीज़न साथियों, मैंने आपको ये बताया कि जजेज भी कभी ये नहीं चाहते, न्यायाधीश कभी ये नहीं चाहते कि दोबारा इस प्रकार के कोई फैसले उनको देने पड़े। तीसरा सवाल, नंबर चौथा सवाल आपका ये है कि जो लॉयर है और जो आपका एडवोकेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लोग दोनों को एक ही समझते हैं ना, कहते हैं लॉयर ही एडवोकेट है और एडवोकेट ही लॉयर है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है। लॉयर वो होता है जो पढ़ रहा होता है, द पर्सन हु इज अनेबल टू गेट दियर डिग्री और डिप्लोमा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक LLB नहीं की है या कंप्लीट नहीं हुई या अप्रेंटिसशिप कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है और उसके बाद अभी डिग्री डिप्लोमा नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉयर। उसको क्या बोला जाता है, लॉयर बोला जाता है। और एडवोकेट उसे बोलते हैं जिस आदमी ने अपनी डिग्री ले ली है और उसके बाद वो कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस उसने जारी करके रखी हुई है, अपनी प्रैक्टिस वो कर रहा है, उसको एडवोकेट बोला जाता है। जबकि आम आदमी दोनों को एक ही नज़र से देखता है। आप कहीं भी बात करेंगे यार ये लॉयर हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली लॉयर होता क्या है। क्लियर है। उससे नंबर अगला है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने देखा होगा कि जब किसी भी व्यक्ति को फांसी होती है तो ये पूछा जाता है कि भाई साहब आपकी अंतिम इच्छा क्या है। यानी जो कन्विक्ट है, जो अपराधी है, उसे ये बोला जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो साथियों, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है, आमतौर पर उसका इस ज़िंदगी से जाना तय हो जाता है, उसको मरना उसका निश्चित होता है। और वो अपनी मौत नहीं मर रहा, उसको मारा जा रहा है। उसने कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिसकी वजह से उसका खात्मा निश्चित है कानून के दायरे में। तो इसलिए उससे पूछा जाता है कि भाई साहब आपकी अगर कोई अंतिम कोई ऐसी इच्छा हो जिसे पूरा किया जा सकता है तो आप बताएं। लेकिन वो इच्छा साथियों नैतिक दायरे के अंदर होनी चाहिए। ऐसी इच्छा होनी चाहिए जिसे पूर्ण किया जा सकता हो और जो नैतिकता के दायरे में आती हो, जिसमें एक प्रकार की इथिकल प्रोसेस हो, यानी मॉरलिटी जिसमें दिखाई देती हो। यानी वो कुछ खाना पीना चाहता है तो वो उसको मिल सकता है, कुछ कपड़े लत्ते पहनना चाहता है तो वो उसे मिल सकता है, किसी रिश्तेदार से मिलना चाहता है तो वो उसे मिल सकता है। और इसकी सूचना अदालत के द्वारा 15 दिन पहले उस व्यक्ति के घर में पहुंचा दी जाती है ताकि उसके सगे संबंधी या दूसरे प्रकार के लोग उससे संपर्क कर सकें। इसलिए ये भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो अगर हम किसी की अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे तो हो सकता है हमें पुण्य प्राप्त हो, अर्थात हमारे लिए वो एक वरदान बन करके हमारे सामने आए और हमारे बेटरमेंट के लिए काम करे, इसलिए भी उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। एक और सवाल है, वो सवाल भी बड़ा टेढ़ा है कि आमतौर पर जब किसी भी व्यक्ति को फांसी होती है तो आपको मालूम है कितने लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं जिनके अंडर में उस व्यक्ति को फांसी होती है? शायद नहीं पता होगा। देखिए, उसमें 6-7 लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले तो वो व्यक्ति होते हैं वहाँ पर जो जेल के सुपरिंटेंडेंट होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। फिर नंबर दूसरे जो डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट होते हैं, दूसरे वो व्यक्ति होते हैं। तीसरे आपके असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मदद से एक मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर जो है अपॉइंट किए जाते हैं, उनको भी वहाँ पर रखा जाता है। 4 व्यक्ति हो गए। उसके बाद एक डॉक्टर साहब हो गए जो आमतौर पर ये चेक करते हैं उस व्यक्ति को फांसी पर लटकाने के बाद, जिससे 10 से लेकर आधे घंटे तक फांसी की जो रस्सी है उस पर लटकाया जाता है, उस पर लटकाने के बाद चेक करते हैं कि ये व्यक्ति जिंदा है या मर गया है। और उसके बाद एक पंडित जी होते हैं, यानी अगर हम बुलाना चाहें तो जो भी आदमी के संस्कार होते हैं हिंदू मुसलमानों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, उस व्यक्ति को वहाँ पर उपस्थित रहने का जो है काम सौंपा जाता है। तो ये 6-7 लोग होते हैं जिनके संरक्षण में फांसी दी जाती है। एक और सवाल है कि फांसी सुबह ही क्यों दी जाती है, उसको दिन में या रात को क्यों नहीं देते? तो साथियों, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी कोई ऐसी सजाएं होती हैं तो ये चारों तरफ र्यूमर न फैल जाए, लोग बाहर आकर के इकट्ठे ना हो या वहाँ भीड़ भाड़ न हो, या जेल के जो दूसरे कैदी हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव न जाए, इसलिए सुबह 3 बजे उस व्यक्ति को उठाया जाता है। आमतौर पर उसे चाय दी जाती है, उसको नहाने धोने के लिए बोला जाता है। अगर वो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहता है तो वो किताबें उसको मुहैया की जाती है और सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। और उसके बाद उसका मृत शरीर अगर उसके परिवार वाले लेना चाहें तो उनको वो मृत शरीर जो है दे दिया जाता है। बड़ी रोचक बातें हैं ना। और एक बात और भी आपने सुनी होगी कि जब किसी भी व्यक्ति को फांसी होती है तो जल्लाद उसके कान में जाकर के कुछ कहता है फांसी से पहले। क्या कहता है आपको पता है? वो अगर हिंदू है तो उसे राम राम कहता है और साथ में माफ़ी मांगता है, कहता है भाई साहब मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरी जो है जॉब का एक प्रकार का हिस्सा है, ये मेरे काम का हिस्सा है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। और साथ में अगर हिंदू है तो उसे राम राम कहता है, मुसलमान है तो उसे सलाम कहता है, और अगर कोई भी अदर धर्म का व्यक्ति है, दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो उसके आधार के ऊपर उसको अलविदा कहता है। उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर जो है कपड़ा डाला जाता है और फिर उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाती है ना। रोचक बातें। और एक और गजब की रोचक की बात है
कि जो वकील हैं वो काला कोट क्यों पहनते हैं, है ना, गजब का सवाल। वकील जो है काला ही कोट क्यों पहनते हैं? तो उसमें 5-6 बातें हैं साथियों। नंबर पहली बात तो यह है कि वकील काला कोट इसलिए पहनते हैं कि काला कोट अंधेपन की निशानी, और कानून को हमेशा क्या माना जाता है? अंधा माना जाता है। अंधा इसलिए बोला जाता है कानून को कि वो पक्षपात नहीं करता, वो हर चीज़ को बराबर नज़र से देखता है, क्योंकि जो व्यक्ति अंधा होगा वो कभी भी पक्षपात नहीं कर सकता। तो पहला काम तो ये है कि ये जो है न्यायप्रियता की पहचान है। नंबर दूसरा, ये अधिकार और कर्तव्य की पहचान है। नंबर तीसरा, ये आत्मविश्वास की पहचान है। और नंबर चौथा, ये अपने अंदर एक प्रकार की डिग्निटी और एक सिंबल की पहचान है। तो ये तो पहली बात हो गई, इसलिए जो वकील हैं वो काला कोट पहनते हैं। और आपने पता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? वकालत की शुरुआत ये हुई थी साथियों 1327 में। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम एडवर्ड था। तो कहते हैं सबसे पहले उन्होंने वकालत की शुरुआत की 1327 में। तो उस समय ड्रेस कोड नहीं हुआ करता था। ड्रेस कोड आपका शुरू हुआ आपका 1600 के आसपास में। 1600 में एक खास प्रकार का परिधान वकीलों को दिया जाता था, न्यायाधीशों को दिया जाता था, और वो होता था एक गाउन जो कि या तो लाल कलर का होता था या मैरून भूरे रंग का होता था। तो आमतौर पर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर 1637 में इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आया और उस गाउन का कलर जो है कन्वर्ट कर दिया गया, उसको ब्लैक कलर में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो कार्य क्षेत्र में डला नहीं था 1637 में। फिर एक घटना हुई जो बड़ी ज़बरदस्त, 1685 के अंदर वो चार्ल्स द्वितीय जो थे उनकी डेथ हो गई। तो जब चार्ल्स द्वितीय की डेथ हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद में वहाँ एक शोक सभा आयोजित की गई, कंडोलेंस मीटिंग जो है बुलाई गई, और सब जितने भी उनके दरबार के अंदर जो है न्यायाधीश थे या कोर्ट थे उन सबको ये बोला गया कि भाई साहब आप सबने काला गाउन पहन करके आना है, क्योंकि वो एक प्रकार का ड्रेस कोड भी था, नंबर दूसरा शोक प्रकट करने का साधन भी था। तो तब 1685 में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और फाइनली इसको कार्य क्षेत्र में डाला गया 1694 में, जब एक महारानी हुआ करती थी इंग्लैंड की जिनका नाम मैरी था और उनके हस्बैंड हुआ करते थे विलियम्स। तो चेचक की वजह से, चिकन पॉक्स की वजह से जो मैरी थी उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उनके लिए भी एक कंडोलेंस मीटिंग का आयोजन किया गया, एक शोक सभा गठित की गई और उसमें भी सारे न्यायाधीशों को और वकीलों को ये बोला गया कि जी आपने क्या करना है, काला कोट पहन करके आना है। और तब से साथियों वो काला कोट लगातार प्रचलन में है, इसलिए वकील जो है काला कोट पहनते हैं। दो चीज़ें और इसके अंदर ऐड की गई, एक तो टाई लगा दी गई और एक वाइट कलर का जो बैंड है वो इसके ऊपर अटैच कर दिया गया, जो इस बात का प्रतीक था कि अथॉरिटी है जो आमतौर पर निष्पक्ष होकर के क्या करती है, अदालत के अंदर न्याय करने का काम करती है। तो कैसे लगी आपको मेरी ये सारी की सारी बातें? क्योंकि इससे पहले जो न्यायाधीश हुआ करते थे ना, जजेस, वो पता क्या करते थे, एक वाइट कलर की बिग होती थी उसको अपने सर पे जो है रखा करते थे जब वो न्यायालय के अंदर बैठते थे, जब वो कोर्ट में बैठते थे। तो 1327 से लेकर के और 1961 तक का जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो वकीलों के काले कोट के पहनने के पीछे अलग अलग प्रकार के कारणों को हमें दिखाता है, उसे दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इसे पसंद भी करेंगे। साथियों ऐसी ही अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर के मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने आऊँगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। ये वो अनछुई बातें हैं जिनके तरफ कभी भी लोगों का ध्यान नहीं जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और दोबारा फिर एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाइए और जीवन में तरक्की कीजिए और ज्ञान को अर्जित कीजिए। ये आपके सफलता के सबसे बड़े क्या हैं, की पॉइंट्स हैं जिन पर चल करके आदमी जीवन में कामयाब होता है। नमस्कार।